अब हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, या हम इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। एक्चुअली डार्क रिएक्शन जो है पॉपुलरली हम इसको डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन थोड़ा नाम जो है ये मिसलीडिंग है, क्योंकि ऐसा नाम से लगता है कि डार्क में होता है, यानी कि अंधेरे में होता है, लेकिन नहीं, ये जो रिएक्शन है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट की एब्सेंट में भी हो सकती है और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, लेकिन उसको वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट रिएक्शन जो हो रही थी वो हो रही थी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जबकि डार्क रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो कार्बन फिक्सेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बन रहे थे, जो एसिमिलेटरी पावर है, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, एसिमिलेटरी पावर देते हैं, रिड्यूसिंग पावर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके बना देते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं इसको। इसमें जो सबसे पॉपुलर साइकिल है, जो सबसे फेमस, कई सारी साइकिल है, 3 प्रकार की साइकिल आपको देखने को मिलेगी, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केल्विन साइकिल? क्योंकि, और मेन साइकिल यही है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की। इसको 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, एक तो थे मेल्विन केल्विन और दूसरे थे एंडी बेंसम, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर C3 साइकिल दी थी। इस वजह से इनको 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किनको? मेल्विन केल्विन साहब, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, मेल्विन केल्विन, और आपके थे एंडी बेंसम। 1961 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था केल्विन साइकिल को। और C3 साइकिल इसलिए बोला गया क्योंकि जो इसका पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है 3 कार्बन का। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा C4 साइकिल। C4 साइकिल आपको फिर वही नाम से पता चल गया, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, इसलिए हम इसको C4 साइकिल बोलते हैं। और इसको 2 वैज्ञानिकों ने दिया था हैच एंड स्लेक, तो इसलिए इनको हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। और तीसरी आपकी क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM, चूंकि ये क्रेसुलियन फैमिली में पाई जाती है इसलिए हम इसको CM साइकिल बोलते हैं। लेकिन जो मेन साइकिल है जिसके द्वारा प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो है केल्विन साइकिल। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की, यानी कि C3 साइकिल की, ठीक है। और इसको कॉमनली हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। हमने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP रिस्पायरेशन में देखा था, लेकिन वो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे था, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका जो नाम है वो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्यों नाम पड़ा इसका रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? क्योंकि यहाँ भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका रिडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा केल्विन साइकिल को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। और कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल के 3 स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन, और तीसरा जो स्टेप है वो है रीजनरेशन। तो हम केल्विन साइकिल को समझने के लिए 3 स्टेप में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। जो केल्विन साइकिल है, इसकी स्टार्टिंग जो पहला मॉलिक्यूल है वो RuBP। RuBP का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। जैसे आपको कुछ किताबों में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट भी देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी ठीक है। बिस कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो 2 फॉस्फेट हैं, जो एक कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे हैं, दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बिसफॉस्फेट। यानी कि ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया? 5 कार्बन का।
ये जो 5 कार्बन का राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, ये इसका पहला ही स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा इसमें एक, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से ये जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये बना लेता है 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, ये 6 कार्बन का, एक 5 कार्बन था और एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया। ये कहां से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? ये एटमॉस्फेयर से आ रही है, स्टोमेटा के द्वारा लीफ में आ रही है और बन गया 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड जो है अनस्टेबल है और ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में टूट कर बना लेता है 3 फास्फोग्लिसरेट। क्या बना लेता है? 3 फास्फोग्लिसरेट, या जिसको आप बोल सकते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये बन जाता है। ये कितने कार्बन का है? नाम से ही लग रहा है 3 कार्बन का। अगर ये 3 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट कर बनाएगा तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जो एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो एंजाइम है ये देखिए इसका फुल फॉर्म, इसको कॉमनली इसी तरह बोलते हैं, इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल की पहला स्टेप है जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो एंजाइम है ये नेचर में, प्रकृति में पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। और हमें मालूम है कि एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेचर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन यानी कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? रुबिस्को, यानी कि रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यही नेचर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन भी है, पाया जाने वाला सर्वाधिक एंजाइम भी है। और इसी एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है जो कि बनाता है 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल है और टूट कर बना लेता है 3 कार्बन का 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल, और ये बनता है 2 मॉलिक्यूल। इसी वजह से इस साइकिल का नाम पड़ा C3 साइकिल, क्योंकि पहला जो कार्बन जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3 कार्बन का बन रहा है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन। जो दूसरा स्टेप है वो है रिडक्शन। तो हम बात करते हैं रिडक्शन की। ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है या जिसको आप 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्लिसरेट और एसिड में क्या अंतर होता है, बार बार हम लोग उसको रेस्पिरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप था तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, पहले कार्बन पे भी और तीसरे कार्बन पे। ऑब्वियस सी बात है फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ATP से, और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। ठीक है, ADP में कन्वर्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि जब भी ATP यूज हो या ATP निकले तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा? काइनेज एंजाइम। हमने पूरे रेस्पिरेशन में इसको देखा, ग्लाइकोलिसिस में भी और क्रेब्स साइकिल में भी काइनेज एंजाइम हो जाएगा। पूरा नाम हो जाएगा एंजाइम का फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। और चूंकि हमें मालूम है ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 ATP यूज होगी। ठीक है, 2 ATP यूज हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गए? ADP में। और यहाँ पे भी ये भी 3 कार्बन का है और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये बन गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। लेकिन अभी भी रिडक्शन नहीं हुआ है, जबकि इस प्रोसेस का क्या नाम है? इस रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा, ये जो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लिसरल डिहाइड में। ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये यहां पे जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। और रिडक्शन कैसे होगा? जब NADPH जो है वो अपने प्रोटॉन आयन को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। 2 मॉलिक्यूल लगेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसके 2 मॉलिक्यूल है।
और इस प्रकार से ये बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और ये बन गया 2 मॉलिक्यूल। और इसमें रिडक्शन हुआ। एंजाइम का नाम आपको पता ही है कि जब भी NADH हम जब देखते थे रिस्पायरेशन में, वहां पे NADP नहीं था, वहां पे था NADH, ठीक है। तो NADH बनता था या यूज होता था, तो एंजाइम का नाम था डिहाइड्रोजनेज। तो यहां पे भी यही हो जाएगा, बस पूरा नाम हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इस प्रकार से रिडक्शन होकर बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस, आप मेरा वीडियो ग्लाइकोलिसिस का देखिएगा तो हमने देखा है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो किस प्रकार से रिवर्स रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेगा। और चूंकि ये 3 कार्बन का है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए। 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड के मिलकर बना लेंगे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप C3 साइकिल की, जो कि है रीजनरेशन। रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा, फिर से RUBP की सिंथेसिस होगी। तो जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे। हमें मालूम है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो यानी हमको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6। और यहाँ पे फिर हम इसको ले लेते हैं 6 मॉलिक्यूल, किसके ले लेते हैं, RUBP के, यानी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गए। तो यहाँ पे अगर एक RUBP से 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो अगर 6 हैं तो कितने बनेंगे, 1 से अगर 2 बन रहे थे तो 6 से कितने बन जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल बन गए, 12 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 दूनी 12 मॉलिक्यूल बन गए। और इस प्रकार से यहां 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, किसके द्वारा, रुबिस्को एंजाइम के द्वारा। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या था, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। फिर से मैं लिख दे रहा हूं इसको, कार्बोक्सिलेज, और ये रिएक्शन कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब बन गया आपका ये 12 मॉलिक्यूल। 12 मॉलिक्यूल बन गया किसका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। अब इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ये भी 3 कार्बन का है, कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, एक जो फॉस्फेट ग्रुप था 3rd कार्बन पे, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है 1st और 3rd पे भी, तो यहाँ लग जाएंगे 12 ATP का यूज हो जाएगा। 12 ATP किस में कन्वर्ट हो गए, 12 ADP में भी कन्वर्ट हो गए। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट वाला स्टेप जहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के लिए क्या होगा, या तो मैंने पहले भी बताया रिडक्शन में कि रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ दें या ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, हम हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, और ये हाइड्रोजन हम किससे ले रहे हैं, NADPH से ले रहे हैं। ये अपने हाइड्रोजन को दे रहा है, किसको दे रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लिसरेट को, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है NADP में। तो यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, 12 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ कितने मॉलिक्यूल बन गए थे इसके, 12 मॉलिक्यूल को। तो इस प्रकार से 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, 12 मॉलिक्यूल। और इसमें से 2 मॉलिक्यूल जो है आप माइनस कर दीजिए, 2 मॉलिक्यूल माइनस कर दीजिए, किस लिए, क्योंकि इनका क्या बन जा रहा है, इनका बन जा रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो 3 मॉलिक्यूल माइनस कर दीजिए तो कितने बन गए, 10 मॉलिक्यूल। किसके बच गए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और 10 मॉलिक्यूल, यानी टोटल हमारे पास बच गए 30 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो 30 कार्बन मॉलिक्यूल है, इनका रीजनरेशन होता है, और इस स्टेप में 4 कार्बन का भी मॉलिक्यूल बनता है, यानी टेट्राहेक्सोज शुगर बनता है, पेंटोज 5 कार्बन का भी बनता है, 6 कार्बन का भी बन गया ग्लूकोज। तो ये रीजनरेट होकर वापस बनाता है RUBP। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं इसमें क्या होता है इस स्टेप में। तो जो ये आपका 3 कार्बन का 10 मॉलिक्यूल है, यानी कि टोटल हमारे पास 30 कार्बन है। हम मान लेते हैं ये राइबोलोज, हम बोल सकते हैं इसको कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट हो गया। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, और कितने मॉलिक्यूल इसके बने, 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, 5 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल बचे ना, नहीं सॉरी आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 कार्बन का है, तो अगर ये कन्वर्ट होगा तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल।
आप देखिए यहाँ पे 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल थे, रीजनरेशन करके 4 कार्बन का भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 5 कार्बन का भी बना सकते हैं, 6 कार्बन का भी। तो अगर 10 हमारे पास टोटल 30 कार्बन है और वो बनाते हैं रिबोलोज 5 फॉस्फेट बनाते हैं जो कि 5 कार्बन का है, तो 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि 6 पंजे 30 कार्बन हमारे पास अभी भी है। और ये कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा? राइबोलोज, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है 1,5-bis फॉस्फेट में। और आप देखेंगे ये 5 कार्बन का है और कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल है। इस कन्वर्जन में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट आ गया। कहाँ पे आ गया? कार्बन नंबर 1 पे। और आपको पता है कि कार्बन कहाँ से आता है फॉस्फेट? एटीपी से। तो एटीपी ने अपने फॉस्फेट को दे दिया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे अपने फॉस्फेट को दे दिया, और इस प्रकार से बन गया राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। इंजाइम का नाम हो जाएगा RUBP काइनेज इंजाइम। ठीक है, पहले भी हमने बात करी। तो इस प्रकार से इन 3 स्टेप में, यानी कि पहला स्टेप ये है कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा स्टेप ये है रिडक्शन का, और सबसे लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, जिसमें हमको वापस मिल जाता है, क्या मिल जाता है? RUBP वापस मिल जाता है। 6 मॉलिक्यूल जहां से हम शुरू किए थे 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, वहां पे हमको वापस ये मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें स्टार्टिंग मटेरियल अपना RUBP पुनः मिल जाता है। तो ये है आपकी टोटल केल्विन साइकिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। लेकिन यहां पे जो ये एंजाइम जिसकी हम बात आपसे करना चाह रहे हैं वो है रुबिस्को एंजाइम। इस एंजाइम में बाई फंक्शनल नेचर होता है। बाई फंक्शनल का मतलब इसके पास 2 तरह के काम ये कर सकता है, 2 अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती है इसमें। कार्बोक्सिलेज ऑब्लिग ऑक्सीजनेज, ध्यान दीजिएगा जरा इसको, ऑक्सीजनेज। ये जो एंजाइम है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के साथ साथ कई बार ऑक्सीजन को भी फिक्स करने लगता है। किन कंडीशन में? उन कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो और टेम्परेचर भी क्या हो? हाई हो। इस कंडीशन में जो ये एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, ये कार्बोक्सिलेशन न करके ऑक्सीजनेशन करने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने के बजाय क्या जोड़ देता है? ऑक्सीजन। और जो साइकिल होती है वो C3 साइकिल ना होके एक नई साइकिल हो जाती है जिसको हम बोलते हैं C2 साइकिल, या फिर कॉमनली हम उसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा इस साइकिल, इस बात पे, इसको हम बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। इंजाइम का जो ये ड्यूल नेचर है इसको सबसे पहली बार ऑटो वारबर्ग साहब ने बताया था। ये ध्यान दीजिएगा इस इंजाइम का, मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर की चीज जो है। इस इंजाइम का जो बाई फंक्शनल नेचर है इसको बताया था ऑटो वारबर्ग साहब ने, इसीलिए इसको बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रुबिस्को एंजाइम को लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मिले, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिले और हाई टेम्परेचर मिले, तो ये कार्बोक्सिलेशन करने के बजाय क्या करने लगता है? ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करने लगता है, यानी ऑक्सीजन को जोड़ने लगता है। और ऑक्सीजन जोड़ने की वजह से जो ये 5 कार्बन का रिबोलोज बिस फॉस्फेट है ये टूट कर बना लेता है एक तो 3 कार्बन और दूसरी तरफ बना लेता है 2 कार्बन। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन का क्या बनेगा? 3 फास्फोग्लिसरेट, जो कि कहां चला जाएगा? ये वापस चला जाएगा केल्विन साइकिल में। लेकिन जो ये 2 कार्बन का कंपाउंड बना, ये जो बनाता है 2 कार्बन का कंपाउंड, ये बनाता है फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। और किसकी वजह से? ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के बजाय क्या जोड़ देता है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है वो 2 कार्बन का बन रहा है, इसीलिए हम इसको C2 साइकिल बोलते हैं। और चूंकि ऑक्सीजन जोड़ना कहां होता है? रिस्पायरेशन में। ऑक्सीडेशन कहां होता है? रिस्पायरेशन में। और लाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है रुबिस्को एंजाइम के बाई फंक्शनल नेचर की वजह से, ड्यूल नेचर की वजह से। क्योंकि वो कार्बोक्सिलेशन अगर करता तो केवल C3 साइकिल होती, लेकिन कई बार जब कंडीशन इस प्रकार की हो जहां कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, टेम्परेचर हाई हो, तो वो किस तरह से बिहेव करने लगता है? ऑक्सीजनेज की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने के बजाय ऑक्सीजन को जोड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये होता है 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है और हम इसको बोलते हैं C2 साइकिल। और फाइनली हम इसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो चलिए हम लोग जरा एक बार डिटेल में देख लेते हैं C2 साइकिल को।
चलिए तो हम लोग देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन को। फोटो रिस्पायरेशन यानी कि C2 साइकिल, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। जरा देखिए क्यों। ये जो साइकिल है ये 3 ऑर्गेनल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनल्स के द्वारा होती है। क्लोरोप्लास्ट में, जैसा कि हमने पहले बात करा, जो रुबिस्को एंजाइम है वो बिहेव करने लगता है ऑक्सीजनेज की तरह, और RUBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है उसको तोड़ के बना देती है 2 कार्बन का 2-फास्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन का 3-फास्फोग्लिसरेट बना देती है। ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोग्लाइकोलेट, ये कंपाउंड जाता है पेरोक्सिसोम में, जहां पे ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम हम कह सकते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। अब ये ग्लाइकोलेट पाथवे पेरोक्सिसोम में कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट में, और ग्लाइऑक्सिलेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन में जो ये 2 कार्बन ग्लाइसिन है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिलकर बनाते हैं सेरीन, और इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा, एक अमोनिया निकलेगा, और आपको मालूम है कि अमोनिया बाद में जाके अमीनो एसिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये जो सेरीन है, ये सेरीन वापस माइटोकॉन्ड्रिया से आता है पेरोक्सिसोम में और कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, और फाइनली ग्लिसरेट जो है एटीपी को यूज करके कन्वर्ट हो जाता है 3-फास्फोग्लिसरेट में, और फिर से पार्टिसिपेट करता है C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल में। तो इस प्रकार से जो ये साइकिल है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करने के बजाय ऑक्सीजन को जोड़ने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को जोड़ने लगती है, और जो 5 कार्बन का RUBP है यानी कि रुबिलोज 1,5-बिस फॉस्फेट है, उसको तोड़कर बनाती है 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट बनाती है। और इस प्रकार से ये साइकिल 3 ऑर्गेनल में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और चूंकि इसमें पहला स्टेबल कंपाउंड जो बना वो 2 कार्बन का बना, ये 2 कार्बन का है, तो हम इसको C2 साइकिल बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, इसलिए हम इसको फोटो रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट मेन प्रोडक्ट बनता है जो आगे चल के ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग कुछ लोग इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। लेकिन इन सबसे होता क्या है, इन सबसे होता क्या है कि जिन प्लांट्स में यानी कि C3 प्लांट में जिनमें केल्विन साइकिल पाई जाती है, अगर उन प्लांट्स को अगर हम इस तरह के कंडीशन में रखें या इस तरह के कंडीशन में ग्रो करें जहां कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो वो कई बार फोटोसिंथेसिस न करके, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन न करके फोटो रिस्पायरेशन करने लगते हैं। तो इससे C3 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है उसकी इफिशियंसी गिर जाती है, उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। इससे बचने के लिए कुछ प्लांट एक स्पेशल प्रकार के एनाटॉमी डेवलप करते हैं और उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, और ये पाया जाता है C4 प्लांट में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से C4 प्लांट के अंदर क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से वो फोटो रिस्पायरेशन से बच जाते हैं। फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। केवल कहां पाया जाता है? C3 प्लांट में पाया जाता है। C3 प्लांट कहने का मतलब वो प्लांट जहां पे C3 साइकिल होती है, C4 प्लांट कहने का मतलब वो प्लांट जहां पर C4 साइकिल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको इन पे डिटेल बात करेंगे। तो मुझे लगता है आपने आज के इस वीडियो में इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और कौन सा एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस एंजाइम का जो बाई फंक्शनल नेचर है उसको भी आपने आज समझ लिया होगा। तो थैंक यू। अगर आपने इसको समझ लिया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।